हमने नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। हमने ये चैप्टर अपना कंक्लूड किया था। साथ हमारी कुछ मार्जिनल एडॉप्शन कॉस्टिंग के चैप्टर की पास्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस पेंडिंग थी, उसको हमने लास्ट सेक्शन में ख़त्म किया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 इन्वेंट्री मैनेजमेंट की तरफ मूव करेंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टॉपिक से रिलेट करता है। अभी तक हमने जितने टॉपिक्स पढ़े थे वो कॉस्ट अकाउंटिंग के टॉपिक थे, जिनमें हमने कॉस्ट पर यूनिट डिटरमिन करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन है उसको अरेंज करना, उसको ऑर्गेनाइज करना सीखा था। हमने रिसेंटली अगर देखें इन्वेंट्री वैल्यूएशन का टॉपिक देखें तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में भी हमने क्या सीखा कि इन्वेंट्री की वैल्यू बैलेंस शीट में क्या आ जानी चाहिए और इन्वेंट्री की वैल्यू कंजम्पशन क्या चार्ज होनी चाहिए। कंजम्पशन आपकी वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में जाती है अगर डायरेक्ट मटेरियल है, और अगर इनडायरेक्ट मटेरियल है तो कंजम्पशन आपकी ओवरहेड अकाउंट में जाती है। तो वो भी कॉस्ट पर यूनिट के ही रिलेशन में डिस्कस हुआ इन्वेंट्री वैल्यूएशन के चैप्टर। ओवरहेड इससे पहले हमने 2 चैप्टर पढ़े थे ओवरहेड के, वो तो होते ही कॉस्ट पर यूनिट के बारे में है कि ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कैसे एस्टिमेट की जा सकती है किसी प्रोडक्ट की। और हमने इसके बाद मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का चैप्टर पढ़ा, तो वो भी कॉस्टिंग सिस्टम के तहत प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के तरीके थे। तो अभी तक हमारी तमाम डिस्कशन कॉस्ट अकाउंटिंग पे रही है, जिसमें हम कैसे कॉस्ट का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट मेजर कर सकते हैं, कैसे उसके कंपोनेंट्स मेजर कर सकते हैं, या कैसे कॉस्ट के रिकॉर्ड को कॉस्टिंग सिस्टम के तहत प्रॉफिट लॉस में प्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा पहला टॉपिक है जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे हम पढ़ने जा रहे हैं। आगे चल के भी हम कुछ कॉस्ट के टॉपिक पढ़ेंगे, कुछ मैनेजमेंट के टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट को जरा हम एक बार फिर रिकॉल करें तो हमने कहा था मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम डिफरेंट टूल्स सीखेंगे जिनकी मदद से मैनेजमेंट अपने डे टू डे बिजनेस डिसीजंस लेने में हेल्प लेती है। और उन डिसीजंस का मकसद होता है कॉस्ट को कंट्रोल करना, बिजनेस की एफिशिएंसी को, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना। तो वो डिसीजन कैसे लिए जाएं डिफरेंट एरियाज में जिनकी मदद से कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट का स्कोप होता है। मैनेजमेंट को बिजनेस डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करने के लिए टूल्स मुहैया करना। तो उसमें हम पहला जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री को कैसे मैनेज किया जाए कि कंपनी इन्वेंट्री से रिलेटेड अपनी कॉस्ट को कम से कम कर सके, और कंपनी जब कॉस्ट को कम करेगी तो कंपनी अपने प्रॉफिट को यकीनन मैक्सिमाइज कर पाएगी। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मकसद हमारा कॉस्ट को कम करने के तरीके, टूल्स पढ़ना, और जब कॉस्ट कम कर लेंगे तो प्रॉफिट्स ऑटोमेटिकली हमारे बढ़ जाएंगे। तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट करने की कोशिश करना, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हमारा स्कोप रहेगा। हमारे पेपर में कॉस्ट और मैनेजमेंट, जैसे मैंने कहा, दोनों एरिया से ही सवाल आते हैं, और इस सब्जेक्ट को हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग अक्सर हमारे सीए में भी इकट्ठा पढ़ाया जाता है और अक्सर बॉडीज में इकट्ठा पढ़ाया जाता है। लेकिन देयर आर सर्टेन अकाउंटिंग बॉडीज यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग को अलहदा छोटे सब्जेक्ट के तौर पे और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अलहदा छोटे सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है। लेकिन मैं बात करूँ, मैंने जब आप लोगों के लेवल पे स्टडी किया था तब ICAP के सिलेबस में ये 2 अलग सब्जेक्ट होते थे। कॉस्ट अकाउंटिंग अलग सब्जेक्ट होता था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग 50 मार्क्स का अलग सब्जेक्ट होता था। कॉस्ट अकाउंटिंग में लगता 100 का था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग 50 का था। तो 150 मार्क्स के यानी ये 2 सब्जेक्ट्स कैप लेवल पे जब पढ़ा था तो उनको दिया, अटेंड किया था। लेकिन अब जैसे हम देखते हैं कि हमारे सिलेबस में ये सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग अब क्या काफी अरसे से ही कंबाइंड है, एक ही सब्जेक्ट में दोनों हम टूल्स पढ़े होते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये यकीनन एक अहम टॉपिक रहने वाला है। ये मैं इस वजह से भी कह सकता हूं कि पुरानी स्कीम में जब टॉपिक ज्यादा होते थे, सवाल कम थे, तब भी ये सवाल अहम होता था। तकरीबन 60-70% अपीयरेंस इसकी होती थी। हर टाइम में मैं नहीं कहूँगा आता था, लेकिन 60-70% क्वेश्चन पेपर में ये आता था। 10 पेपर होंगे तो 10 में से 7 में कम से कम इस पर क्वेश्चन आता था। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के बारे में मैंने को बताया, वहां पे शायद आसानी था, वहां पे 10 पेपर होंगे तो शायद 2-3 दफा आता था पिछली स्कीम में। अब यकीनन ऐसा नहीं होगा, अब 10 में से शायद 7-8 दफा मार्जिनल एब्जॉर्प्शन आएगा, और मुझे लगता है 10 में से 9-10 दफा इस एरिया पे सवाल आएगा। ये एक अहम टॉपिक समझा जाता है। तो जैसे हम देख सकते हैं मॉडल पेपर में इस पे 13 मार्क का क्वेश्चन था, स्प्रिंग 22 में इस पे 8 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक पे आया है। दोनों अटेम्प्ट में क्वेश्चन में नजर आ रहा है, और मेरे हिसाब से गुड 90% चांस है हर अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट इसका सवाल हमें नजर आने वाला है। अच्छा जी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या जा रहे हैं? हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं मिनिमाइज रॉ मटेरियल इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट ऑन एन एनुअल बेसिस बाय मेंटेनिंग इट एट एन अप्रोप्रिएट लेवल। इन्वेंट्री, हमने कोई भी बिजनेस करना है, हमारी जितनी बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग अब तक बन चुकी है, हमें पता है
कि कोई भी बिजनेस इन्वेंट्री मेंटेन किए बगैर नहीं हो सकता। इन्वेंट्री की टाइप्स भी हम पढ़ चुके हैं। हमारे पास इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल होता है, वर्क इन प्रोसेस होता है, फिनिश गुड्स होती हैं, स्टोर्स एंड स्पेयर्स हैं, 4 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री हैं। और इन्वेंट्री के बगैर बिजनेस ऑपरेट नहीं कर सकता। इस चैप्टर का मकसद क्या है कि इन्वेंट्री में जो रॉ मटेरियल है उस रॉ मटेरियल से रिलेटेड कॉस्ट को कैसे हम एनुअल बेसिस पे मिनिमाइज कर सकते हैं। रॉ मटेरियल से रिलेटेड कॉस्ट क्या है उस पर भी हम बात करेंगे, फिर इनको मिनिमाइज करने के तरीके सीखेंगे। ये हमारा ओवरऑल इस चैप्टर का स्कोप है। जब हम, क्योंकि रॉ मटेरियल रखना जरूरी है, रॉ मटेरियल होगा तो हम प्रोडक्शन कर पाएंगे, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स में तभी हम अपनी प्रोडक्ट फॉर सेल तभी रेडी कर पाते हैं जब हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है। तो यहां पे हम सीखने जा रहे हैं कि रॉ मटेरियल से रिलेटेड कॉस्ट को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। कॉस्ट मिनिमाइज होंगी तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज हो पाते हैं। अच्छा, देयर आर 4 कॉस्ट एसोसिएटेड विद रॉ मटेरियल। हम जो सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदते हैं उससे रिलेटेड 4 कॉस्ट हैं जो हम इनकर करते हैं। कॉस्ट नंबर 1 परचेज कॉस्ट, जो हम सप्लायर को पे करते हैं खरीदने के लिए। कॉस्ट नंबर 2 इज रीऑर्डर कॉस्ट। रीऑर्डर कॉस्ट में क्या क्या शामिल है? इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर शामिल है, इसमें ट्रांसपोर्ट इनवर्ड कॉस्ट शामिल है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, लोकल एनवायरमेंट में आपने किसी लाहौर में आपका बिजनेस है, आपने गुजरात में किसी पार्टी को ऑर्डर करना है तो वहां पे तो ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट नहीं होती, वो जस्ट फोन कॉल है कि ईमेल ऑर्डर चला जाता है। लेकिन जब आप इंपोर्ट करते हैं, मतलब बाहर के किसी मुल्क से मटेरियल खरीद रहे हैं, तो वहां पे ऑर्डर प्लेस करने के लिए एक बैंकिंग चैनल को जनरली इस्तेमाल किया जाता है। फॉरेन कंट्री से जब आप कोई मटेरियल खरीद रहे हैं, इंपोर्ट करने का प्लान है आपका, तो बैंकिंग चैनल से ऑर्डर प्लेस किया जाता है। और बैंकिंग चैनल से ऑर्डर प्लेस करने के लिए जो डॉक्यूमेंट यूज की जाती है उसको क्या कहते हैं? लेटर ऑफ क्रेडिट। बिल्कुल ठीक है जी, लेटर ऑफ क्रेडिट बैंकिंग चैनल के थ्रू फॉरेन कस्टमर को ऑर्डर प्लेस करने के लिए यूज किया जाता है। लेटर ऑफ क्रेडिट को बताएगा लेटर ऑफ क्रेडिट क्यों जरूरी है, वहां पे ईमेल क्यों नहीं काम करेगी। गुजरात वाले तो मैंने ईमेल कर दी, फोन कर दिया, ऑर्डर आ गया। लेटर ऑफ क्रेडिट क्यों जरूरी होता है फॉरेन कस्टमर्स के लिए, फॉरेन सप्लायर्स के लिए? को बताएगा? पेमेंट की श्योरिटी होती है, क्योंकि फॉरेन सप्लायर मे नॉट नो यू। पाकिस्तान में किसने फोन किया, किसने ईमेल की, जानते नहीं है। माल भेज दें, पैसा आए ना आए क्या पता। तो इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड में लेटर ऑफ क्रेडिट जनरली यूज किया जाता है, जो बैंक इशू करता है परचेज ऑर्डर आपके बिहाफ पे आपके सप्लायर को विद द पेमेंट गारंटी कि ये हमारे एक कस्टमर ने ऑर्डर भेजा है आपके लिए, आप ये ऑर्डर के मुताबिक माल देंगे, पेमेंट पे करना हमारी जिम्मेदारी है। तो बैंक नेवर डिफॉल्ट, बैंक पेमेंट पे कभी डिफॉल्ट नहीं करता। पार्टी तो कर सकती है, लेकिन बैंक ने जब गारंटी दे दी तो बैंक नेवर डिफॉल्ट। बैंक डेफिनेटली इस गारंटी के चार्जेस देता है, आपसे कमीशन लेता है, तो वही एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। तो रीऑर्डर कॉस्ट में आपने जब भी ऑर्डर प्लेस करना है, नया लेटर ऑफ क्रेडिट जिसको हम एलसी कहते हैं, नया लेटर ऑफ क्रेडिट, नई एलसी आपको ओपन करवानी पड़ती है, इशू करवानी पड़ती है बैंक से, उसकी कॉस्ट आती है। और फिर जब ऑर्डर वहां से ट्रेवल करके आप तक पहुंचता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आपको पे करनी पड़ती है, वो बाय रोड आया है, बाय सी आया है। तो ये है जी री ऑर्डर कॉस्ट। देन इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, दिस इज द थर्ड कॉस्ट रिलेटेड टू इन्वेंट्री। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट से मुराद है कि जब आप इन्वेंट्री बाय करते हो तो इन्वेंट्री को होल्ड करने के लिए, अपने पास कैरी करने के लिए आपको खर्चा करना पड़ता है। वो खर्चे क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो इन्वेंट्री रखनी है तो वेयर हाउस चाहिए, वेयर हाउस में फिर स्टोर इंचार्ज भी चाहिए, वेयर हाउस में बिजली गैस पानी भी चाहिए। और अगर वो आपकी आइटम ऐसी है जो स्पेशलाइज्ड कंडीशन मांगती है, कोल्ड स्टोरेज बात का जरूरत होती है, रॉ मटेरियल आपका ऐसा है, बात का आइटम ऐसी है जो स्पेशल कंडीशन एनवायरमेंट मांगती है, मॉइस्चर मेंटेन करना, तो वो अगर इक्विपमेंट है वो भी स्टोरेज कॉस्ट में आ जाता है। और इसके अलावा आपने सप्लायर को पेमेंट दे के माल खरीदा है ना, तो पेमेंट दे के माल खरीदा और माल रख दिया स्टोर में, तो पेमेंट पे की है तो पैसा भी तो कहीं से लाए थे ना, उस पैसे की भी तो कहीं कॉस्ट होती है। होल्डिंग कॉस्ट में फाइनेंस कॉस्ट ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन इन्वेंट्री, वो भी आपकी होल्डिंग कॉस्ट का हिस्सा होती है। तो होल्डिंग कॉस्ट के काफी कंपोनेंट्स होते हैं, आगे चलेंगे, इसको मजीद डिस्कस करते रहेंगे जैसे चलते रहेंगे। और लास्ट कॉस्ट स्टॉक आउट कॉस्ट होती है, ये भी इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट है। और ये कॉस्ट क्या है कि इफ यू फेल टू मेंटेन इन्वेंट्री एट अप्रोप्रिएट लेवल यू मे गेट स्टॉक आउट। स्टॉक आउट का मतलब हो सकता है आपका स्टॉक खत्म हो जाएगा। अगर आपने अप्रोप्रिएट सफिशिएंट यूनिट्स अपने पास नहीं रखे, कस्टमर आया, उसने आपको ऑर्डर प्लेस किया, उसको ऑर्डर बनाने के लिए आपको से 1000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, आपके पास 500 पड़े हैं, इट मींस बाय एक्सेप्टिंग द ऑर्डर यू विल गेट स्टॉक आउट। आप स्टॉक आउट हो जाएगा और कस्टमर का ऑर्डर भी पूरा नहीं कर पाओगे। दिस इज कॉल्ड गेटिंग स्टॉक आउट।
कि आपका स्टॉक खत्म हो जाए और आप कस्टमर को सर्व ना कर पाओ। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमें इस चीज का भी ख्याल रखना है कि हम स्टॉक आउट भी हो सकते हैं। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के फैसले करते हुए हमने स्टॉक आउट कॉस्ट को भी कम से कम रखना है, मिनिमाइज करना है। मतलब हमें अपने पास स्टॉक रखना है, काफी ज्यादा स्टॉक रखना है तो परचेज कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, स्टॉक रखना है ऑर्डर कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, स्टॉक रखना है तो होल्डिंग कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। लेकिन स्टॉक रखेंगे तो ही स्टॉक आउट कॉस्ट से बच पाएंगे। तो हमें ये भी खर्चे कम से कम करने हैं और इसको भी कम से कम रखना है। क्योंकि अगर हम स्टॉक कहते हैं इन खर्चों को बचाना है तो स्टॉक रखना कम कर दो, बंद कर दो, ये खर्चा बच जाएगा, ये खर्चे बच जाएंगे। लेकिन ये खर्चे तो बच जाएंगे, इस खर्चे का क्या होगा? फिर हर वक्त स्टॉक आउट रहेंगे। स्टॉक आउट कॉस्ट क्या होती है? आपका कस्टमर आपसे नाराज हो सकता है, आप कस्टमर को चीजें सप्लाई नहीं कर पाओगे, आपका प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, लॉस ऑफ प्रॉफिट आ जाता है। आप कस्टमर को ना करोगे, सप्लाई करने में डिले करोगे, 10 दिन का कहा था, स्टॉक आउट होने के से 20 दिन लगा दिए उसको सप्लाई करने में, आपकी रेपुटेशन खराब हो जाती है। दैट बैड रेपुटेशन रिजल्ट्स आल्सो इन लॉस ऑफ कस्टमर। तो ये जनाब स्टॉक आउट कॉस्ट की कुछ एग्जांपल्स हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में जो डिस्कस करना है वो यही है। पहली चीज, इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट क्या होती हैं, जिससे हमने तारुफ लिया, और मेन काम है इन कॉस्ट को हम कैसे सालाना बेसिस पे मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे सालाना बेसिस पे इन कॉस्ट को मिनिमाइज करें ताकि हमारा काम भी हो जाए, बिजनेस भी चलता रहे और कॉस्ट भी कम से कम रहे, ताकि प्रॉफिट्स हम मैक्सिमम कमा सकें, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकें। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, किसी टर्म पे कोई सवाल? अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग से एक नेक्स्ट लेवल है। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी आपको कहा गया था ये फॉर्मेट्स के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी है, मेथड ए ले लो, मेथड बी ले लो। लेकिन जनरली हमने वहां पे देखा कि हमने एक मेथड सीख लिया था, एक फॉर्मेट सीख लिया था, तो एक टॉपिक के सारे सवाल लगभग उस फॉर्मेट पे हो रहे थे हमारे। सो कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें ये सहूलत थोड़ी सी रही कि ठीक है, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के फॉर्मेट 2-2, 3-3 हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट कैलकुलेशन के फॉर्मेट 2-3 हो सकते हैं, लेकिन हम एक फॉर्मेट सीख लें तो काम हमारा हो जाता है, हम एक ही फॉर्मेट में चीजें फिट करा के काम करते रहे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम एक स्टेप आगे जाने लगे हैं। यहां पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक टॉपिक पे सवाल है, लेकिन सवाल में थोड़ा सा डाटा बदले तो फॉर्मेट ए से ही हो पाएगा, डाटा थोड़ा सा बदलेगा तो फॉर्मेट बी ही काम करेगा भाई, डाटा को एग्जामिनर फिर बदल देगा तो फॉर्मेट सी ही काम करेगा, और वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होंगे, वो सारे फॉर्मेट आपको दिमाग से खुद डेवलप करने होंगे, ये ध्यान में रखिएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, मैंने कहा था भाई ये फॉर्मेट है एलोकेशन का, अपोर्शनमेंट का, तो हर सवाल उस पर हो रहा है। मैंने को कहा ऑप्शन कॉस्टिंग पीएम का ये फॉर्मेट है, हर सवाल उस पर हल हो रहा है। लेकिन यहां पे मैं शायद ऐसा नहीं कहूंगा कि भाई एक ही फॉर्मेट है सारे सवाल इस पे होंगे, या ये 2 फॉर्मेट है इन्हीं 2 में सारे सवाल होंगे। यहां पे हर सवाल का फॉर्मेट आपको सोचना पड़ेगा। तो पहली ट्रेनिंग वहां पे थोड़ी सोचने हुई कॉस्टिंग में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में स्टेप को और एक स्टेप हम आगे मूव कर रहे हैं, ज्यादा हमें थिंकिंग की आदत डेवलप करनी है। जो मैं बार बार शुरू से आपको ट्रेन करता आ रहा हूं, रीडिंग, थिंकिंग, सवाल पढ़ो सोचो, सवाल पढ़ो सोचो, वो आप यहां पे आके मजीद उसकी इम्प्लीकेशन बढ़ने वाली है इंशाअल्लाह। अच्छा जी, हम सबसे पहले अपनी डिस्कशन शुरू करेंगे इन 2 कॉस्ट के ऊपर, रीऑर्डर कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। रीऑर्डर कॉस्ट क्या है, इसके कंपोनेंट्स मैंने आपसे बात की, होल्डिंग कॉस्ट क्या है, इसके कंपोनेंट्स पे मैंने आपसे बात की, मैंने रिवाइज किए, नोट्स में इनकी डिटेल यकीनन अवेलेबल होगी, तो मैंने आपसे सामने बोल दी है। फिर रिपीट करता हूं, होल्डिंग कॉस्ट में स्टोरेज कॉस्ट है, स्टोरेज में रेंट आ जाता है, बिजली का बिल वेयर हाउस का आ जाता है, स्टोर कीपर की सैलरी आ जाती है, स्टोरेज कॉस्ट में आपकी स्टोर में जो आपने इन्वेस्टमेंट की है स्टॉक में, उस पर फाइनेंस कॉस्ट आ जाती है, स्टोरेज कॉस्ट में डैमेज एंड ऑब्सोलिसेंस कॉस्ट आ जाती है, चोरी हो गया वो भी स्टोरेज कॉस्ट है आपकी, क्यों चोरी क्यों हुआ, क्योंकि स्टॉक रखा हुआ था। तो एनी कॉस्ट जो स्टॉक अपने पास रखने की वजह से आ रही है वो स्टोरेज कॉस्ट कहलाती है, होल्डिंग कॉस्ट कहलाती है। तो होल्डिंग कॉस्ट में आपकी पिलफरेज कॉस्ट भी आपकी होल्डिंग कॉस्ट में आ जाती है, ऑब्सोलिसेंस कॉस्ट भी आपकी होल्डिंग कॉस्ट में आ जाती है कि चीज आपके पड़े पड़े एक्सपायर होगी तो ये भी आपकी होल्डिंग कॉस्ट है भाई, ये भी कारोबार का हिस्सा है। कोई चीज रखेंगे तो कभी ना कभी एक्सपायर भी हो जाती है इस्तेमाल ना होने की वजह से, या किसी गलती की वजह से टूट भी जाती है, तो होल्डिंग कॉस्ट का हिस्सा बनते हैं। तो हम पहले इन 2 कॉस्ट पे फोकस करेंगे। हमने ऑब्जेक्टिव क्या पढ़ा, एनुअल बेसिस पे रीऑर्डर कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज किया जाए, एनुअल बेसिस पे होल्डिंग कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज किया जाए। तो एनुअल बेसिस पे मिनिमाइज करने से पहले हम एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना तो सीख लें, पहले कॉस्ट में कैलकुलेट करने तो आ जाए, फिर हम उसको मिनिमाइज करने की बात करेंगे। तो जनाब हम ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट से बात शुरू कर रहे हैं। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। जब हम कॉस्ट पर ऑर्डर कहते हैं तो इसका मतलब हम वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, ये टर्मिनोलॉजी हमारा पीछे नहीं छोड़ेगी, ठीक है।
एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, जिस कॉस्ट को हम मिनिमाइज करने की बात कर रहे हैं वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। और वो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर कैसे लिए जा सकते हैं? एनुअल डिमांड, हमने सप्लायर से साल में खरीदना कितना है, डिवाइड विद ऑर्डर साइज, एक दफा हम कितने यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम साल में 10,000 यूनिट्स खरीदना चाहते हैं और हमारा सप्लायर से अंडरस्टैंडिंग है या हमने फैसला किया है हम 1000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस किया करेंगे। इसका मतलब साल में हम 10 ऑर्डर प्लेस करेंगे। साल में हम 10 ऑर्डर प्लेस करेंगे और हमारा जो खर्चा आता है वो 5,000 रुपये पर ऑर्डर आता है, जिसमें ऑर्डर प्लेसमेंट और डिलीवरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट शामिल है। इसका मतलब हमारी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट इस केस में 50,000 बनती है। तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है? छोटी सी कैलकुलेशन है, तो हम इसको सीखेंगे पहले तो ही हम बात कर पाएंगे ना इसको कम कैसे किया जाए। हमें पता तो हो कॉस्ट कैलकुलेट कैसे होती है, इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, किन कंपोनेंट्स से हमें डील करना है, हम कैसे काम कर सकते हैं इसको कॉस्ट को। तो उसके लिए जरूरी है कि हमें पता तो हो ये कॉस्ट बनती कैसे है। ये जनाब एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन, उसकी कंपोजिशन। और इसी तरह एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट हमारी होती है जी एवरेज इन्वेंट्री इनटू कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट फॉर 1 ईयर। एक यूनिट को 1 साल तक अपने पास रखने का खर्चा। फॉर एग्जाम्पल यू आर टोल्ड एक यूनिट को 1 साल तक अपने पास रखने का खर्चा 15 रुपए है और ऑन एवरेज आपके पास कितने यूनिट्स रहते हैं? लेट्स अज्यूम आपको कहा गया ऑन एवरेज आपके पास 500 यूनिट्स रहते हैं। ऑन एवरेज 500 यूनिट्स रहते हैं और एक यूनिट को 1 साल तक अपने पास रखने का खर्चा 15 रुपए है। इसका मतलब 7,500। यह आपकी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट बनेगी। अब हम इसको एवरेज इन्वेंट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्वेंट्री कभी भी एक जैसी नहीं रहती। आपके पास स्टॉक सप्लायर से ऑर्डर आएगा, स्टॉक लेवल बढ़ जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसको इस्तेमाल करते रहते हो। फिर जब स्टॉक आपके पास कम हो जाता है थोड़ा सा तो आप नया ऑर्डर प्लेस कर देते हो। फिर नया ऑर्डर प्लेस हुआ, आप मीनवाइल इस्तेमाल करते जा रहे हो। जब नया ऑर्डर डिलीवर होते हैं फिर आपका स्टॉक लेवल बढ़ जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। तो हमारा स्टॉक जो है वो मूव करता रहता है। हमारे पास यूनिट्स कभी भी एक जैसे नहीं पड़े रहते। तो इसलिए हमने कहा जी हम एवरेज देखेंगे। एवरेज नहीं हमारे पास यूनिट्स कितने रहते हैं, तो एवरेज यूनिट्स कैलकुलेट करने का तरीका, एक बेसिक तरीका ये है ऑर्डर साइज बाय 2। जैसे मैंने यहां पे ऊपर ऑर्डर साइज 1000 यूनिट्स का इस्तेमाल किया था, तो अगर हम 1000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो एवरेज यूनिट्स निकालने का तरीका, ऑन एवरेज हमारे पास यूनिट्स कितने पड़े हैं? 1000/2 500। कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने 1000 यूनिट सप्लायर से मंगवा के कारोबार शुरू किया। आहिस्ता 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 स्टॉक खत्म होता जा रहा है और जब स्टॉक खत्म होने के करीब आया हमने ऑर्डर प्लेस किया और जैसे ही स्टॉक ऑर्डर हम इस तरह प्लेस करते हैं कि जैसे ही स्टॉक खत्म हो नया ऑर्डर आ जाए। तो हम 1000 से 200 पे पहुंचे, ऑर्डर प्लेस कर दिया, 200 से 0 पे पहुंचे, नया ऑर्डर आ गया, दोबारा 1000 पे चले गए। फिर 1000 से 200 पे पहुंचे, नया ऑर्डर कर दिया, 0 पे पहुंचे, फिर नया ऑर्डर आ गया। तो कभी हम 0 पे हैं, कभी हम 1000 पे हैं, कभी हम 0 पे हैं, कभी हम 1000 पे हैं। तो एवरेज क्या हुआ इसके दरमियान? आप इसको 1000/2 पढ़े हो, लेकिन शायद ये 1000 जमा 0/2 है। कभी हम 1000 पे हैं, कभी हम 0 पे हैं, तो एवरेज क्या होगा इन दो का? 500। तो हम जनरली इसको इग्नोर कर देते हैं, हम सिंपली ऑर्डर साइज बाय 2 याद रख लेते हैं। ठीक हो गया? सो एवरेज इन्वेंट्री की सिंपल कैलकुलेशन है ऑर्डर साइज बाय 2 और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है एवरेज इन्वेंट्री इनटू कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट फॉर 1 ईयर। ये दो बेसिक फार्मूला जी बेटा। ऑर्डर साइज, आपके साथी का सवाल है क्या ऑर्डर साइज हमेशा फिक्स रहता है? तो आंसर इज नॉर्मली यस। हम हर साल के शुरू में एक ऑर्डर साइज डिटरमिन कर लेते हैं कि हमारी कंपनी के लिए बेहतर ऑर्डर साइज क्या है। जनरली हम फिर उसी एक ऑर्डर साइज को पूरा साल फॉलो करेंगे। वी विल लर्न सून कि ऑर्डर साइज को साल के शुरू में डिटरमिन करना हमारे इस मकसद के लिए जरूरी है। ये जो मकसद हमने हासिल करना है इसके लिए जरूरी है कि हम साल के शुरू में एक ऑर्डर साइज डिटरमिन कर लें, फिर पूरा साल उसी को फॉलो करें। मकसद हमारा क्या है? इन कॉस्ट को मिनिमाइज करना। इन कॉस्ट को मिनिमाइज करने में ऑर्डर साइज का रोल है। हम कितने यूनिट्स ऑर्डर करते हैं इस पे डिपेंड कर रही है ना ये कॉस्ट। हम कितने यूनिट्स ऑर्डर करते हैं उस पर डिपेंडेंट है ना एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। और हम कह रहे हैं हमने एनुअल होल्डिंग कॉस्ट को कम से कम करना है, तो इसका मतलब ऑर्डर साइज मैटर्स। तो हम ऑर्डर साइज कैलकुलेट करते हैं, हमारे लिए बेहतर ऑर्डर साइज क्या है और हम फिर उसी को फॉलो करते हैं। जी, एनी अदर क्वेश्चन? कोई और सवाल? जी, अगर पहले आ जाएगा तो 1000 से ऊपर चले जाएंगे, उसको भी आगे चल के डील करेंगे।
अगर अभी इन्वेंट्री लेवल हमारा खत्म नहीं हुआ और इन्वेंट्री आती है, इन्वेंट्री हमारे पास कुछ बची होती है, इन्वेंट्री आती है, उसके बाद उस वक्त हमारा एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है उस पर बात करेंगे आगे चल के इंशाअल्लाह। बट नॉर्मली हमारा मैकेनिज्म ऐसे ही रहता है कि हम इन्वेंट्री का ऑर्डर इस तरह प्लेस करते हैं कि जैसे ही जीरो हो इमीडिएटली हमें नेक्स्ट ऑर्डर डिलीवर हो जाए, ताकि हम स्टॉक आउट ना रहें, क्योंकि जितनी ज्यादा इन्वेंट्री रखेंगे उतनी ज्यादा होल्डिंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी ना जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, एक इलस्ट्रेशन है छोटी सी, इलस्ट्रेशन 1। ये जो हमने छोटी सी कैलकुलेशन सीखी हैं इनकी जरा प्रैक्टिस एक्टिविटी करते हैं। इलस्ट्रेशन 1 हमारे पास जी ये अवेलेबल है चैप्टर 5 में, पेज नंबर 118 पे। ये सारी जो मैंने आपको कॉस्ट के कंपोनेंट्स आपसे शेयर किए थे, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट, ये सारी यहाँ पे डिटेल हमारे पास अवेलेबल है इधर नोट्स में। अच्छा जी, इलस्ट्रेशन 1 पेज 118 पे। A company requires 10,000 units of material X per month. The cost per order is 300. Regardless of the size of the order, आप 500 यूनिट का ऑर्डर करो, 1000 यूनिट का ऑर्डर करो, कॉस्ट पर ऑर्डर 300 ही लगनी है आपकी। होल्डिंग कॉस्ट आर ₹2.88 per unit per annum. Investigate the total annual cost of ordering and holding the material in the quantities of 4,000, 5,000, 6,000 units at one time. आप 4,000 यूनिट्स ऑर्डर करो, 5,000 यूनिट पे ऑर्डर साइज फिट करो, 6,000 यूनिट्स पे ऑर्डर साइज फिट करो। 3 ऑप्शन उसने दिए हैं। इन तीनों ऑर्डर साइजेस में से किसी को फॉलो किया जाए तो इन 2 हेड्स की एनुअल कॉस्ट क्या आती है। एनुअल कॉस्ट के फार्मूलाज हम ये डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें हर ऑप्शन के लिए एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, टोटल बताना है। इस ऑप्शन के लिए क्या है, इस ऑप्शन के लिए क्या है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एक फॉर्मेट सिंपल सा बिल्ड करते हैं। हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे डिस्कशन कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे बात कर रहे हैं, और हमें 3 पॉलिसीज को कंपेयर करने को कहा गया है। तो उन 3 पॉलिसीज के लिए हम 3 कॉलम बना देते हैं। हमें ऑर्डर साइजेस जो दिए गए हैं कंपेयर करने के लिए 4,000 यूनिट्स, 5,000 यूनिट्स, 6,000 यूनिट्स, ये हमारे 3 ऑर्डर साइजेस हैं। और इन पे हमने कंपेयर करना है किस चीज़ को, एनुअल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग, और फिर हमने यहाँ पे टोटल कॉस्ट लेनी है, जिसके बाद हम बताएं, हमसे कहा क्या गया, यही कहा गया बस कैलकुलेट करने का कॉस्ट है, कुछ और भी मांगा गया है, चीपेस्ट ऑप्शन। फिर हम बताएंगे कि इनमें से बेस्ट ऑप्शन तीनों में से कौन सी है, किस ऑर्डर साइज पे हमारी सालाना कॉस्ट सबसे कम आ रही है। अच्छा जी, हम वर्किंग 1 एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए बनाते हैं। इसमें हम तीनों ऑर्डर्स के लिए एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फार्मूला अगर हम सामने अपने लेके आए, हमने पढ़ा था नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिवाइडेड विद कॉस्ट मल्टीप्लाइड विद कॉस्ट पर ऑर्डर। ये हमारा एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फार्मूला है। और हमने फिर नंबर ऑफ ऑर्डर्स की कैलकुलेशन जो ली थी उसको भी मैं यहीं पे अगर फिट कराऊं तो इट इज एनुअल डिमांड डिवाइडेड विद ऑर्डर साइज इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ही बात होगी। तो जनाब ये हमारा फाइनल फार्मूला है जिस पे हम एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। मैंने नंबर ऑफ ऑर्डर्स को उसके फार्मूला से रिप्लेस कर दिया, एनुअल डिमांड ओवर ऑर्डर साइज। तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हमारी एनुअल डिमांड क्या है हम उसको जरा वर्कआउट कर लें, कितनी है, बिल्कुल ठीक है, 10 इंटू 12, 10,000 यूनिट्स इंटू 12 मंथ्स, इट इज 120,000 यूनिट्स। ये आपने ख्याल रखना है, एग्जामिनर कभी आपको एनुअल डिमांड क्वेश्चन में दे देगा, कभी मंथली डिमांड देगा, कभी क्वार्टरली डिमांड देगा। आपको पता होना चाहिए आपका फॉर्मूला रिक्वायर्स एनुअल डिमांड। तो एनुअल डिमांड हमारे पास है। अब हम 1 बाय 1 एक एक ऑर्डर साइज पकड़ते हैं। हम 4,000 यूनिट्स के ऑर्डर साइज को पकड़ते हैं, उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने चलें। एनुअल डिमांड 1,20,000,
ओवर नंबर ऑफ यूनिट्स 4000 इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर 300। एक स्टेप मैं और कर लेता हूं, मैं नंबर ऑफ ऑर्डर यहां पे कैलकुलेट करके भी लिख देता हूं। कितने हैं? 30 इंटू रुपीज 300 इट इज 9000। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर हम 4000 यूनिट्स का ऑर्डर साइज फॉलो करें तो जनाब 9000 आती है। इसी अंदाज में हम बाकी ऑर्डर साइजेस की कैलकुलेशन भी करते हैं। हम 5000 यूनिट्स की पे बात करते हैं, उसका कंपोनेंट बनेगा 1,20,000 यूनिट्स डिमांड है, 5000 का ऑर्डर साइज हो इंटू रुपीज 300, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने बने? 24 रुपीज 300 से मल्टीप्लाई करें इट इज 7200। तो जनाब हमारी कॉस्ट यहां पे बनी इस केस में 7200। तीसरा ऑर्डर साइज हमारा है 6000 यूनिट्स का। 6000 यूनिट्स के ऑर्डर साइज को फॉलो करना है, तो जनाब 120,000 ओवर 6000 इंटू 300 कितने ऑर्डर्स बने? 20 ऑर्डर्स हैं इंटू 300 है, ये बने जी रुपीज 6000। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर डिफरेंट ऑर्डर साइजेस हमारी क्या आ रही है? 6000। यहां पे जो बिहेवियर हम नोट कर सकते हैं, जैसे जैसे ऑर्डर साइज बढ़ता है सालाना नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो जाते हैं, क्योंकि एक वक्त में ज्यादा चीजें मंगा लोगे तो आपको कम दफा ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। बड़ा सिंपल सा हिसाब है, जैसे जैसे ऑर्डर साइज बढ़ रहा है आपके सालाना नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होते जा रहे हैं, और जब नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होते हैं तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो जाती है, क्योंकि 300 रुपए पर ऑर्डर हम कॉस्ट पे करते हैं। 30 ऑर्डर करेंगे तो 9000 लग जाएगा साल में, साल के 24 ऑर्डर करेंगे तो 7200 लगेगा, साल के 20 ऑर्डर करेंगे तो साल का 6000 लगेगा। तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट डिफरेंट ऑर्डर साइजेस के साथ क्या है? होल्डिंग कॉस्ट, इसके लिए वर्किंग टू बनाते हैं, इसका भी फार्मूला हम लेके आते हैं अपने सामने जी वर्किंग टू में। होल्डिंग कॉस्ट का, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट का हमने फार्मूला जो पढ़ा है, इट इज एवरेज इन्वेंट्री इनटू कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट पर ईयर। एक यूनिट को एक साल तक अपने पास रखने का खर्चा। और इसको मैं फर्दर ले जाऊं तो एवरेज इन्वेंट्री होती है जो ऑर्डर साइज बाय 2 इंटू कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट पर ईयर। ये जो फॉर्मूला हमने थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई कर लिया। अब उसी अंदाज में 1 बाय 1 हम हर प्रोडक्ट के लिए इसको कैलकुलेट करेंगे। तो 4000 यूनिट्स का जब ऑर्डर साइज है, जब 4000 यूनिट्स का ऑर्डर साइज है तो जनाब 4000 बाय 2 इंटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 2.88। इसमें भी मैं एक स्टेप ऐड करता हूं, एवरेज इन्वेंट्री आ गई 2000 यूनिट्स इंटू रुपीज 2.88 5760 रुपीज। दूसरा केस 5000 यूनिट्स का ऑर्डर साइज को फॉलो किया जाए तो 5000 बटा 2 इंटू रुपीज 2.88। एक स्टेप में हम एवरेज इन्वेंट्री लाएं 2500 इंटू रुपीज 2.88 रुपीज 7200। तीसरा केस बनाएं 6000 यूनिट्स के ऑर्डर साइज का, तो 6000 बाय 2 इंटू रुपीज 2.88। एक स्टेप और कर लें यहां पे, एवरेज इन्वेंट्री 3000 इंटू रुपीज 2.88 8640। लीजिए जी, ये 3 हमारे पास ऑर्डर साइजेस के हिसाब से एनुअल होल्डिंग कॉस्ट आ गई है। तो इसको हम प्लेस करते हैं अपने शेड्यूल में। 5760 7200 8640। हमसे कहा कि टोटल कीजिए 14760 14400 14640, और हमसे कहा गया था चीपेस्ट ऑप्शन बताइए। दिस इज द चीपेस्ट ऑप्शन, दिस इज द बेस्ट ऑर्डर साइज। होल्डिंग कॉस्ट का बिहेवियर भी अगर हम देख लें, जैसे जैसे ऑर्डर साइज बढ़ता है वैसे वैसे होल्डिंग कॉस्ट बढ़ती जा रही है। वजह क्या है? ऑर्डर साइज बढ़ने के साथ एवरेज इन्वेंट्री बढ़ जाती है। यहां पे एवरेज इन्वेंट्री 2000 है, यहां पे एवरेज इन्वेंट्री 2500 है, यहां पे एवरेज इन्वेंट्री 3000 है। जितने ज्यादा यूनिट्स एक वक्त में खरीदेंगे एवरेज बढ़ती जाएगी ना, क्योंकि ऑर्डर साइज बटू एवरेज होती है हमारी। तो जितनी एवरेज इन्वेंट्री बढ़ जाएगी उतनी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी।
अगर हम देखें एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कहां कम से कम है, तो भाई वो तो जहां ऑर्डर साइज सबसे बड़ा है वहां पे एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट से कम है। अगर हम कहें एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कहां से कम से कम है, तो जहां पे ऑर्डर साइज सबसे छोटा है वहां पे होल्डिंग कॉस्ट सबसे कम है। लेकिन हमारा मकसद किसी एक कॉस्ट को कम करना नहीं होता, हमारा मकसद है इन्वेंट्री रिलेटेड ओवरऑल कॉस्ट को कम करना। तो हम देखते हैं ओवरऑल कॉस्ट कहां कम हो रही है, 5000 ऑर्डर साइज पे, जहां पे ना ये मिनिमम है ना ये मिनिमम है, लेकिन टोटल मिनिमम यहीं पे ही है। तो हमारा मकसद तो टोटल कॉस्ट है ना, किसी एक कॉस्ट के चक्कर में बढ़े तो हम ओवरऑल कॉस्ट को मिनिमाइज नहीं कर पाते, हम टोटल कॉस्ट को फोकस करते हैं। हमसे यही पूछा गया था भाई इन तीनों ऑर्डर साइजेस पे इन दोनों कॉस्ट का सम करो और बताओ चीपेस्ट ऑप्शन कौन सी है, सबसे सस्ती ऑप्शन कौन सी है। सबसे सस्ती ऑप्शन 5000। हमारा बेस्ट ऑर्डर साइज इस केस में 5000 है जी। किसी कैलकुलेशन पे, इस डिस्कशन पे कोई सवाल, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का बिहेवियर क्या है ऑर्डर साइजेस के बदलने से, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट का बिहेवियर क्या है ऑर्डर साइज के बदलने से। किसी कैलकुलेशन पे कोई सवाल? अच्छा जी, ये जो हमने ऑर्डर साइज डिटरमिन किया, इस ऑर्डर साइज को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहा जाता है। ये जो हमने ऑर्डर साइज 5000 का ऑर्डर साइज डिटरमिन किया ना, इसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग की लैंग्वेज में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहा जाता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? इट इज अ री ऑर्डर साइज, नया ऑर्डर प्लेस करने का साइज है दैट इंश्योर्स दैट सम ऑफ एनुअल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग इज मिनिमाइज्ड। अगर आप ईओक्यू को फॉलो करेंगे तो ईओक्यू का मतलब क्या है? ऐसा ऑर्डर साइज जिसपे एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस एनुअल होल्डिंग कॉस्ट मिनिमम है। जैसे हमारे केस में 5000 was the order size जिसपे एनुअल होल्डिंग कॉस्ट एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का सम मिनिमम था। तो दैट ऑर्डर साइज इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आल्सो नोन एज ईओक्यू। इन कॉस्ट का बिहेवियर ग्राफिकली, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, हमारे कोई एग्जाम में नहीं आने वाला, आप देख सकते हैं। अगर आप एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का बिहेवियर देखते तो आपको नजर आ रहा था जैसे जैसे ऑर्डर साइज आप बढ़ा रहे हैं, 4000, 5000, 6000, जैसे जैसे ऑर्डर साइज बढ़ाते हैं एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती जा रही है, यही बिहेवियर था। और जैसे जैसे आप ऑर्डर साइज बढ़ा रहे थे, एवरेज इन्वेंट्री बढ़ने से एनुअल होल्डिंग कॉस्ट आपकी बढ़ती जा रही थी, यही बिहेवियर था। और टोटल कॉस्ट देखें तो ये टोटल कॉस्ट का बिहेवियर होता है। टोटल कॉस्ट हमने देखा पहले कम हुई फिर बढ़नी शुरू होगी, यही बिहेवियर नजर आ रहा था ना। मैं यहाँ पे आप इस डाटा में देख सकते हैं। सॉरी, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती जा रही है ऑर्डर साइज बढ़ने के साथ, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट बढ़ती जा रही है ऑर्डर साइज बढ़ने के साथ, और टोटल कॉस्ट पहले कम हुई है फिर बढ़ना शुरू हो गई है। तो ये तीनों बिहेवियर आपको इस ग्राफ में नजर आ रहे हैं, ये तीनों बिहेवियर आपको इस ग्राफ में नजर आ रहे हैं। ये होल्डिंग कॉस्ट का बिहेवियर है और ये टोटल कॉस्ट का बिहेवियर है। और ईओक्यू क्या होता है? जहां पे टोटल कॉस्ट सबसे कम होती है। तो यहां पे जनाब ये आपका ईओक्यू आ रहा है ग्राफिकली, अगर हम पढ़ें तो ये आपका ऑर्डर साइज यहां से निकलता है। ऑर्डर साइज क्या है? जहां पे आपकी टोटल कॉस्ट, वो ऑर्डर साइज जहां पे टोटल कॉस्ट मिनिमम है। और इसी से रिलेटेड एक और असूल भी याद रख लो फॉर द टाइम बीइंग कि ईओक्यू जहां पे टोटल कॉस्ट मिनिमम होती है वहां पे एनुअल ऑर्डरिंग और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट इक्वल है। देयर विल बी एक्सेप्शन टू इट, इस रूल की एक एक्सेप्शन आएगी आगे चल के। ये रूल भी आपको याद रखना है, ठीक है? ये रूल आपको याद रखने हैं कि ईओक्यू पे एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एनुअल होल्डिंग कॉस्ट के बराबर होती है, विद वन एक्सेप्शन। ऐसी सूरत आएगी जहां पे ये बराबर नहीं होंगी। वो सूरत क्या है आगे चल के वो सूरत भी हम बता देंगे, लेकिन ये असूल आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में कई सवाल आपको इस असूल पे बेस होके आएंगे कि अगर ये असूल आपके दिमाग में नहीं है तो आप एग्जाम का सवाल हल नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया? सो 90% क्वेश्चन में, 95% क्वेश्चन में ये असूल कहीं नजर नहीं आपको आने वाला, लेकिन 5%, 10 में से एक सवाल, 20 में से एक सवाल में ये असूल अप्लाई हो जाएगा कि अगर ये असूल आपके दिमाग से निकल गया तो आप सवाल नहीं हल कर पाते। इसीलिए आपको जो बार बार कहा जाता है भाई नोट्स को पढ़ते रहा करो, क्योंकि अगर सवाल करते रहे आप 19 सवाल भी कर लोगे, ये असूल किसी सवाल में दोबारा नजर नहीं आएगा आपको। और अगर आपने इसको दोबारा नहीं देखा तो ज़हन से स्लिप हो जाता है। सिंपल सा असूल है लेकिन स्लिप हो जाता है, क्लिक नहीं करता। आपको एग्जाम में ऐसा सवाल आ गया, आपने 19 सवाल प्रैक्टिस करके एग्जाम में गए, आपको 20वां सवाल आ गया जिसमें ये असूल टेस्ट होना था, और ये असूल आपके ज़हन से अगर स्लिप हो गया हुआ है तो आपके सारे 19 सवाल में मेहनत आपकी ज़ाया हो जाती है।
तो जो 19 सवाल पे मेहनत किया, 2 सवालों की मेहनत से सारे नोट्स पढ़े जाने थे आपके। वो नोट्स पढ़े होते तो सवाल आपका हो जाता, लेकिन आपने सवालों पे तवज्जो दे दी सारी, तो आपके नोट्स से कंप्रीहेंसिव कवरेज नहीं हुई सिलेबस की, कोई असूल आपके जहन से स्लिप हो गया। तो हमारा पहला टारगेट होता है तमाम असूलों को जहन में लाना, उनको मेमोराइज करना अच्छी तरह, और फिर दूसरा टारगेट होता है भाई उन असूलों की पास पेपर क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ प्रैक्टिस ही करते रह गए तो जो सवालों में असूल होते हैं ना वो हमें याद रह जाते हैं, जो उन सवालों में असूल नहीं आए वो हमें याद नहीं रहते। तो पूरे कंप्रीहेंसिवली तमाम असूलों को याद रखने के लिए हमें नोट्स पढ़ने की आदत डालनी है। तो जनाब ये हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की डेफिनेशन आ गई, और इसके साथ ही हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एक फार्मूला भी है। एक तो हमने टेबल से भी डाटा बना के ईओक्यू निकाला ना, लेकिन ये ईओक्यू इस फार्मूले से भी बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। 2COD/CH अंडर रूट, जिसमें CO है वेरिएबल कॉस्ट पर ऑर्डर, D है एनुअल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेज, और CH क्या है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट इन इन्वेंट्री फॉर 1 ईयर। जिस तरह ये CO वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है पर ऑर्डर, इस तरह CH कॉस्ट पर ऑर्डर होती है ना, तो ये भी वेरिएबल कॉस्ट होती है। जो कॉस्ट पर यूनिट है पर ऑर्डर है वो वेरिएबल है। ठीक है, तो ये भी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट इन्वेंट्री फॉर 1 ईयर है। तो हम अपने सवाल का डाटा देखें कर, 2 × 300 × 120,000 ओवर 2.88 5,000। हमने एक टेबल से ईओक्यू निकाला था, वही ईओक्यू अगर मैं कहा जाए तो हम इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। बेस्ट ऑर्डर साइज 5,000 है, हमें वो डिटेल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी चीपेस्ट ऑर्डर आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर हमें सिर्फ चीपेस्ट ऑर्डर आइडेंटिफाई करना होता, तो चीपेस्ट ऑर्डर साइज आइडेंटिफाई करना होता, तो इस फॉर्मूले से बड़ी आसानी से निकल आता है। तो ऑनवर्ड हम इस फॉर्मूले को बड़ा रेगुलरली यूज कर रहे होंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो यहां से हम जो चीज सीखते हैं, यहां से एक छोटी सी हमने जो डिस्कशन अभी की, इससे क्या सीखी, हमारी बात शुरू हुई थी कि भाई हम एनुअल बेसिस पे इन चारों कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहते हैं। इन चारों कॉस्ट को एनुअल बेसिस पे मिनिमाइज करना है हमने। तो इन चार में से 2 पे डिस्कशन तो हमारी तकरीबन खत्म भी हो गई है कि भाई इन 2 के सम को मिनिमाइज करना है। तो क्या तरीका है, इकोनॉमिक ऑर्डर साइज को फॉलो करें। जो आप बात कर रहे थे ना कि ऑर्डर साइज एक ही होता है, तो भाई एक ही ऑर्डर साइज हम कैलकुलेट करेंगे साल के शुरू में, कि साल के शुरू में हम देखेंगे हमें अगले साल कितने यूनिट्स खरीदने हैं, हमारी कॉस्ट पर ऑर्डर क्या आएगी और हमारी होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है। हम इन 3 वैल्यूज को लेके ईओक्यू के फॉर्मूले में डालेंगे और साल के शुरू में हम ऑर्डर साइज निकाल लेते हैं, और फिर हम उसी ऑर्डर साइज को फॉलो करेंगे। जब भी सप्लायर को ऑर्डर देना है, ईओक्यू उस यूनिट्स का ऑर्डर किया करेंगे, एंड दिस विल इंश्योर कि ये 2 हेड की कॉस्ट हमारी मिनिमाइज होगी। 2 हेड की कॉस्ट को तो मिनिमाइज करने का तरीका हमने ईओक्यू के फॉर्मूले से सीख लिया। डिस्कशन खत्म नहीं हुई, अभी चलेगी आगे, लेकिन उससे पहले 1-2 कैलकुलेशन जरा हम देख लें। इलस्ट्रेशन 2 हमारे पास है जी, वो भी तरह देखते हैं। अब हम ईओक्यू फॉर्मूले की एप्लीकेशन को थोड़ा देखते हैं। ये जी इलस्ट्रेशन 2 है। इलस्ट्रेशन 2 में हमें कहा गया जी कैलकुलेट ईओक्यू एंड कैलकुलेट एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट की एनुअल कॉस्ट भी बताइए, सिर्फ ईओक्यू नहीं निकालनी। तो मंथली डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज 5,000 यूनिट्स, द परचेज प्राइस इज ₹100 पर यूनिट, एंड द कंपनीज कॉस्ट ऑफ फाइनेंस इज 10%. Warehouse storage cost per unit is 20 per unit per annum are 20. Supplier charges 2,000 per order for delivery. हमसे कहा गया सबसे पहले EOQ डिटरमिन कीजिए। तो इलस्ट्रेशन 2 में हमने कहा जी हमें EOQ स्टैब्लिश करने के लिए सबसे पहले EOQ का फार्मूला अपने सामने ले आते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में EOQ का फार्मूला पार्ट ए के लिए हमें EOQ चाहिए। तो EOQ होता है 2COD/CH। हम एब्रीविएशन में ही फार्मूला रख के चल सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। पार्ट 1 ये EOQ का फार्मूला है। इस फार्मूला के लिहाज से हमें जो वैल्यूज चाहिए, 2 × CO कॉस्ट पर ऑर्डर। कितनी है कॉस्ट पर ऑर्डर? सप्लायर चार्जेस ₹2,000 पर ऑर्डर फॉर डिलीवरी 2,000 इंटू D व्हाट इज एनुअल डिमांड 5,000 पर मंथ है, इंटू 12 कर दूं, ये एनुअल डिमांड आ गई। इसके बाद हमें CH चाहिए। CH के लिए मैं फिलहाल आपके साथ एक वर्किंग वन में ये डील करता हूं। हम एक छोटी सी वर्किंग वन बनाते हैं जिसमें CH को कैलकुलेट करते हैं। CH हमारी क्या होती है जी? एनुअल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। और हमने एनुअल होल्डिंग कॉस्ट के कंपोनेंट्स पढ़े थे। हमने कहा था जिसमें वेयर हाउसिंग या स्टोरेज कॉस्ट भी आती है, हमने कहा था इसमें फाइनेंस कॉस्ट भी आती है।
तो यहां पे अगर देखिए उसने हमें क्वेश्चन में होल्डिंग कॉस्ट नहीं बताई, उसने हमें स्टोरेज कॉस्ट बताई है। ये जरा ध्यान में रखना है, हमें चाहिए होती है CH जो कि होती है होल्डिंग कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट का एक छोटा सा हिस्सा होती है, बट स्टोरेज कॉस्ट टोटल होल्डिंग कॉस्ट नहीं है। होल्डिंग कॉस्ट में तो फाइनेंस कॉस्ट भी आती है। तो हमारे इस केस में हमें यहां पे उसने फाइनेंस कॉस्ट का जिक्र भी किया हुआ है, तो हमारे केस में हमारी होल्डिंग कॉस्ट जो यहां बनेगी दैट विल बी स्टोरेज कॉस्ट प्लस फाइनेंस कॉस्ट। दो कंपोनेंट्स उसने दिए हुए हैं हमें होल्डिंग कॉस्ट के, तो हमें इन दोनों कंपोनेंट्स को लाना पड़ेगा। तो एक यूनिट को 1 साल तक स्टोर में रखने का खर्चा कितना है? 20 रुपए स्टोरेज कॉस्ट। और एक यूनिट को खरीदोगे कितने का? एक यूनिट आप खरीदते हो, सप्लायर को देते हो 100, और एक यूनिट को 1 साल तक अपने पास रखोगे तो 100 पे कितना इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा? 10%। एक यूनिट खरीद के 100 रुपया पे किया सप्लायर को, 100 रुपया पे करके यूनिट लिया, एक यूनिट के अपने पास 1 साल तक अगर रखा तो 100 रुपया जो सप्लायर को पे किया उस पर 1 साल का इंटरेस्ट पड़ जाएगा ना आपको। तो जो फाइनेंस कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कॉस्ट होती है, जो फाइनेंस कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कॉस्ट है, वो कैलकुलेट कैसे हो रही है? परचेज प्राइस पर यूनिट इनटू इंटरेस्ट रेट। ये आपका होल्डिंग कॉस्ट का जो फाइनेंस कॉस्ट का कंपोनेंट है। तो जनाब हम इसको अगर कंप्लीट करें तो इट इज 20 + 10 इट इज 30। ये है हमारी CH होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एक यूनिट को 1 साल तक अपने पास रखोगे तो स्टोरेज का खर्चा 20 रुपए है, और फाइनेंस कॉस्ट जो उस पर लग जाएगी एक यूनिट को 1 साल तक रखने में वो 10 रुपए लग जाएगी। तो टोटल होल्डिंग कॉस्ट हमारी 30 रुपए बनती है। तो जनाब ये 30 रुपए यहां फीड करेंगे तो EOQ 2828 यूनिट्स। EOQ का आपने ख्याल रखना है, अगर फ्रैक्शंस में आंसर आए तो यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स फ्रैक्शन में नहीं होते, राउंड ऑफ करके लिखते हैं। इसका आंसर हम कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिखते। 2828 यूनिट्स ये हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर साइज है। तो पार्ट 1 हमारा था EOQ डिटरमिन करना। एनी क्वेश्चन जी? क्योंकि हम फाइनेंस कॉस्ट निकालना चाह रहे हैं। एक यूनिट को 1 साल तक अपने पास रखोगे तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? एक यूनिट कितने का खरीदते हो बेटा? एक यूनिट खरीदने के लिए कितना पैसा उधार लेना पड़ेगा आपको? 100 रुपीज उधार लिया ना, तो एक यूनिट 1 साल आपके पास पड़ा रहेगा, तो 100 रुपए का उधार भी तो 1 साल खड़ा रहेगा ना आपका। तो एक यूनिट को 1 साल तक अपने पास रखोगे तो 100 रुपए पे 1 साल का इंटरेस्ट पड़ जाएगा आपको। और हम एक यूनिट को 1 साल तक अपने पास रखने का जो खर्चा है उसको हम होल्डिंग कॉस्ट कहते हैं। CH क्या है? एक यूनिट को 1 साल तक रखने का खर्चा। एक यूनिट को 1 साल तक अपने पास रखते हो तो स्टोर में इतना खर्चा आ जाता है, एक यूनिट को 1 साल तक अपने पास रखते हो तो फाइनेंस कॉस्ट इतनी आ जाती है। टोटल होल्डिंग कॉस्ट 30 रुपीज। जी जनाब। अच्छा जी, अब दूसरा इसका हिस्सा भी है छोटा सा, एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जब एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहा जा रहा है, इसका मतलब क्या है? एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, इनका सम बताओ। तो मैं फार्मूलाज बीच में दोबारा नहीं लाता। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है जी नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर कैसे आते हैं? एनुअल डिमांड डिवाइड विद ऑर्डर साइज, 2828 निकाला ना हमने, इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। यही है जी, एनुअल डिमांड ओवर ऑर्डर साइज, एनुअल डिमांड ओवर ऑर्डर साइज या नंबर ऑफ ऑर्डर इन अ ईयर आ गए इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। कितनी बनी जी? 42433। और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट होती है जी ऑर्डर साइज बाय 2 इंटू CH 30 हमने वर्किंग वन से निकाली हुई है, 42420। टोटल कीजिए यहाँ पे 853, और यहाँ पे ये दोनों बराबर नहीं हो रहे तो इसकी क्या वजह है? EOQ पे तो बराबर होते हैं, EOQ बराबर नहीं। और भाइयों यहाँ पे राउंड ऑफ किया ना, इसलिए थोड़ा सा फर्क रह गया। तो कोई वरी की बात नहीं है, असूल पता है बराबर आते हैं, लेकिन यहाँ बराबर नहीं है क्यों? वी शुड इमीडिएटली नो, राउंडिंग ऑफ की थी हमने। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? EOQ डिटरमिन करना, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना। EOQ इंश्योर्स कि सम ऑफ दीज टू कॉस्ट ऑन एनुअल बेसिस इज मिनिमाइज्ड। एनुअल बेसिस पे EOQ ऑर्डर साइज को फॉलो करेंगे, ये दोनों कॉस्ट का टोटल मिनिमाइज हो जाता है। अच्छा जी, आज के लिए
हमारी डिस्कशन इतनी। कल हम आगे मूव करेंगे, इलस्ट्रेशन 4 करेंगे, बाकी कुछ होम असाइनमेंट आपके साथ साथ मार्क होती जा रही हैं और ऑनवर्ड हम चलते चलेंगे। अभी हमने 2 कॉस्ट को कवर किए हैं, बाकी 2 कॉस्ट पे हमारी डिस्कशन रहती है, वो चलती रहेगी, उसमें काफ़ी वेरिएशन है। तो इंशाअल्लाह साथ साथ जैसे जैसे पास पेपर क्वेश्चन भी पहुंचेंगे वो भी करते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।